बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज डे 3 है और इंग्लिश की बुक में हम यूनिट नंबर 11 की रीडिंग कर रहे हैं, नॉइज़ इन द एनवायरनमेंट। तो अपनी इंग्लिश की बुक्स निकाल लीजिए जी स्टूडेंट्स। अपनी इंग्लिश की बुक में यूनिट नंबर 11 निकालिए जी स्टूडेंट्स। आप डे 1 पर पहले 2 पॉइंट्स, डे 2 पर पॉइंट नंबर 3 रीड कर चुके हैं। आज डे 3 पर हम पॉइंट नंबर 4 की रीडिंग शुरू करते हैं। Another source of noise pollution in urban areas is the work on construction sites. Construction work in urban areas is usually slow and time consuming. The use of transport and equipment at construction sites, its grilling and piercing sound is a big source of noise pollution. It not only disturbs the general public but also affects the construction workers by causing mental fatigue. Another source of noise pollution in urban areas is the work on construction sites. शोर की आलूदगी का एक और जरिया तामीराती जगहों पर काम करना है। यानी जो काम हो रहा होता है कंस्ट्रक्शन साइट्स पर, जहाँ पर कुछ चीज़ बन रही होती है, तो वहाँ पर भी आपने देखा होगा कि बहुत शोर हो रहा होता है। ये भी शोर की आलूदगी में इजाफे का बायस बनता है। कंस्ट्रक्शन वर्क इन अर्बन एरियाज इज यूजुअली स्लो। शहरी इलाकों में जो तामीर का काम है, तामीराती काम है, वो यूजुअली का मतलब होता है आम तौर पर स्लो, आहिस्ता होता है, एंड टाइम कंज्यूमिंग, और उस पर बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। द यूज़ ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड इक्विपमेंट एट कंस्ट्रक्शन साइट्स। अब जो कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं, यानी वो जगह जहाँ पर तामीराती काम हो रहा होता है, उधर जो इस्तेमाल हो रही होती हैं आमदोरफ्त के ज़रिए ट्रांसपोर्ट, गाड़ियाँ एंड इक्विपमेंट, और जो साजो सामान आ रहा होता है, इट्स ग्रिलिंग, उसकी बहुत ही ज़्यादा आप ग्रिलिंग कह सकते हैं कि बहुत ही जो मुख्तलिफ़ किस्म के आलात का इस्तेमाल करने से बहुत ही थकाने वाली आवाज़ें जो होती हैं, एंड पीरसिंग, और बारीक सी आवाज़ होती है, जैसे कुछ चीज़ काट रहे हों तो आप उस आवाज़ को कहेंगे पीरसिंग, चीरती हुई आवाज़, इज़ अ बिग सोर्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। ये सब शोर की आलूदगी की बड़ी वजूहात हैं। इट नॉट ओनली डिस्टर्ब्स, ये ना सिर्फ डिस्टर्ब करती है, परेशान करती है द जनरल पब्लिक, आम आवाम को, बट ऑल्सो अफेक्ट्स द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, बल्कि जो तामीर का काम करने वाले लोग होते हैं, मुलाजिम होते हैं, या आप कह सकते हैं मजदूर होते हैं, उनके ऊपर भी असर डालती है। बाय कॉजिंग मेंटल फटीग, उनको जहनी तौर पर थका देती है। ये क्या लफ्ज़ है? फटीग का मतलब होता है थकना, थकावट। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक पॉइंट नंबर 4 तक आज आपने डे 3 पर अपनी रीडिंग करनी है। अब आप अपने नोट्स निकाल लीजिए। नॉइज़ इन द एनवायरनमेंट के क्वेश्चन आंसर्स पर आ जाइए। अभी तक आप डे 1 पर क्वेश्चन नंबर 1, डे 2 पर क्वेश्चन नंबर 2 कर चुके हैं। आज डे 3 पर आप ये क्वेश्चन नंबर 74, बल्कि इसको हम कहेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ये आप करेंगे। हाउ इज कंस्ट्रक्शन वर्क अ कॉज ऑफ नॉइज पोल्यूशन? Answer is the transport and equipment used at construction sites, its grilling and digging sound is a big source of noise pollution. तो आप देखिए स्टूडेंट्स, आज हमने जिस पैराग्राफ की रीडिंग की थी, ये क्वेश्चन भी उसी पैराग्राफ के मुतालिक है और इसका आंसर वही है जैसे हमने अभी रीड भी किया था। इसको बार बार सुनिए, अपनी इंग्लिश की नोटबुक्स पर नोट कीजिए और इसको ज़ुबानी याद कर लीजिए जी स्टूडेंट्स। आप प्री 9th में 5 लेटर्स कर चुके हैं। आज हम लेटर नंबर 6 आपको पढ़ाएंगे और 9th क्लास में आप लेटर नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं, और ये भी आपके नोट्स पर ही मौजूद है। जैसे पैराग्राफ राइटिंग भी थी, उसी तरह लेटर राइटिंग भी आपके नोट्स पर ही क्वेश्चन आंसर से आगे कुछ पेजेस पर मौजूद है। 6 नंबर पर लेटर है, राइट अ लेटर टू योर ब्रदर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ साइंस सब्जेक्ट्स। आप ये लेटर का पैटर्न ऑलरेडी प्री 9th में सीख चुके हैं, इसमें कोई तब्दीली नहीं है। उसी तरह आपने लिखना है एग्जामिनेशन हॉल, ई कैपिटल है एग्जामिनेशन का, हॉल का एच कैपिटल है, उसके बाद कॉमा,
फिर सिटी, सिटी का सी कैपिटल, A.B.C. और फिर कॉमा, और उसके बाद जैसे ये डेट लिखी हुई है मार्च 22, आपके पास जो भी डेट हो, फर्ज करें आप कर रहे हैं कि May 1 कर रहे हैं आप, May 2, May 3, May 4, तो आप यहाँ लिखेंगे May 3, May 4, जो भी आपकी डेट हो, May 3, 2020। ठीक है, अब तो 2020 है, ये तो पुराने नोट्स बने हुए हैं, आप यहाँ पर डेट को ठीक कर लीजिए, लेकिन डेट का पैटर्न हमेशा ऐसे ही रहेगा, May 4, 04 लिखिएगा, 2020 फुल स्टॉप। माय डियर ब्रदर, इसी तरह लिखेंगे आप। ये पैराग्राफ आपको अब तक जुबानी याद हो चुका होगा। आई एम फाइन हेयर, आई होप यू विल बी फाइन टू, योर लेटर केम टू हैंड अ फ्यू डेज अगो, आई कुड नॉट रिप्लाई सून बिकॉज I was not feeling well. I had a slight cold. I took rest and medicine. Now I am quite fit and fine. इसे मैंने जल्दी इसलिए पढ़ाया है कि आप ये ऑलरेडी ये पैराग्राफ प्री 9th में भी याद कर चुके हैं। यहाँ से आपका लेटर बाकायदा स्टार्ट हो रहा है। You have now been promoted to class 9. Everyone should know the basics of sciences in this modern age. So I would advise you to study science at least up to matriculation level. Matriculation level यानी metric level. Salam to all at home. Your brother, X dot Y dot Z dot. तो ये आपका लेटर है जिसको आज आपने डे 3 पर अपनी इंग्लिश की नोटबुक्स पर नोट भी करना है और इसको आपने आज ही जुबानी याद कर लेना है। जी स्टूडेंट्स, कल हमने इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की ट्रांसलेशन एक्सरसाइज की थी, उसके सिंपल पॉजिटिव सेंटेंसेस की भी की थी और उनको नेगेटिव बनाने की भी। आज हम आगे करते हैं। जी स्टूडेंट्स, पेज नंबर 79 पर वही ट्रांसलेशन एक्सरसाइज जो हमने कल ख़त्म की थी उससे आगे हैं इंटररोगेटिव सेंटेंसेस। इसको क्या आपको पढ़ाया गया था? इंटररोगेटिव, इंटररोगेटिव, इंटररोगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया जुमले। वही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही है, लेकिन इनको आपने देखा है कि ये सवालिया जुमले हैं, तो इसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब जुमले के शुरू में आ जाता है ट्रांसलेशन करने के लिए। क्या बच्चा सो रहा है, हेल्पिंग वर्ब इज है, तो कैसे आ गया, इज द बेबी स्लीपिंग, आगे क्वेश्चन मार्क। क्या तुम खबरें सुन रहे हो, आर यू लिसनिंग टू द न्यूज, क्या खिलाड़ी मैच खेल रहे हैं, आर द प्लेयर्स प्लेइंग द मैच, क्या सलमा अपनी खाला के घर जा रही है, इज सलमा गोइंग टू हर आंट्स हाउस, लोग कहाँ नाच रहे हैं, वेयर आर द पीपल डांसिंग, तलबा स्कूल से जल्दी वापस क्यों आ रहे हैं, वाई आर द स्टूडेंट्स कमिंग बैक अर्ली फ्रॉम स्कूल, हवाई जहाज यहाँ क्यों उतर रहा है, वाई इज द प्लेन लैंडिंग हेयर, क्या तुम्हारी घड़ी रोजाना 5 मिनट पीछे रह रही है, इज योर वॉच लूजिंग 5 मिनट्स डेली, घंटी कौन बजा रहा है, हु इज रिंगिंग द बेल, मेहमान कब यहाँ पहुँच रहे हैं, व्हेन आर द गेस्ट्स अराइविंग हेयर, कितने आदमी इस मामले पर गौर कर रहे हैं, हाउ मेनी पर्सन्स आर कंसिडरिंग दिस मैटर, क्या मैं आपको मुखातिब नहीं कर रहा हूँ, एम आई नॉट एड्रेसिंग यू, नर्स किससे बातें कर रही है, होम इज द नर्स टॉकिंग टू, डॉक्टर मरीज को टीका कैसे लगा रहा है, हाउ इज द डॉक्टर इंजेक्टिंग द पेशेंट। कुछ में रूल चेंज हो जाता है, जैसे ये होम और हाउ वाले जो जुमले हैं, व्हेन वाले हैं, हु वाले हैं, इनमें WH वाले जो जुमले होते हैं अमूमन ये जुमले के शुरू में जब इस तरह का कोई जुमला होता है तो ये आ जाते हैं जुमले के स्टार्ट में। डॉक्टर मरीज को टीका कैसे लगा रहा है, हाउ इज द डॉक्टर इंजेक्टिंग द पेशेंट, बाकी रूल तो वही रहेगा। कितने वकील बहस कर रहे हैं, हाउ मैनी लॉयर्स आर आर्ग्यूइंग। आपको यकीनन अब तक समझ आ गई होगी, आपकी ये 3 ट्रांसलेशन एक्सरसाइजेज आज डे 3 पर कंप्लीट हो गई हैं। आपने देखा कि हमने आपको डे 1 पर ये आपकी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एक्सरसाइज करवाई, डे 2 पर हमने आपको
इसके नेगेटिव सेंटेंसेस बताए कैसे आपने करने हैं, और आज डे 3 पर आपको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के मुतालिक पढ़ा दिया गया है। आप इन तीनों एक्सरसाइजेस को बार बार दोहराइए और इनको आप याद करने की कोशिश कीजिए। डे 3 में हमने डे 2 में क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लिया था एक्सरसाइज 1.3 का। अब डे 3 में आज हमने क्वेश्चन पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 2 1.3 एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। अब उसने रेशियो दी गई है, अब वो कहते हैं इस रेशियो को सिंपल फॉर्म में लिखें। अब सिंपल फॉर्म में क्या होगा, ये देखें फ्रैक्शन में रेशियो दी गई है, फ्रैक्शन को खत्म करना है और सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देना है। सारे क्वेश्चन देखें फ्रैक्शन में लिखे हुए हैं। वो कहता है फ्रैक्शन को खत्म करें और इसको सिंपलेस्ट रेशियो में लिख दें, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दें, ठीक है। अब देखें 2/3 रेशियो 3/5। अब देखें सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका 3 और 5 दोनों डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर को जब भी हम खत्म करेंगे तो इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के लिए क्या करते हैं, अगर दोनों वैल्यू चेंज हैं, दोनों पर कोई टेबल नहीं जाता है, तो हम इन दोनों वैल्यू को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। आंसर हमारे पास आएगा 15। तो 15 को दोनों रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 15 को इस रेशियो से भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखें कर दिया, रेशियो 15 को दूसरी रेशियो से ही मल्टीप्लाई करें। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हम जब ये कटिंग करेंगे 3 5 are 15, 5 3 are 15, देखो डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तो 5 इधर बचेगा, 5 2 are 10 हो जाएगा, इधर 5 बचेगा, 5 और 3 बचेगा, 3 3 क्या हो जाएगा 9। देखो 10:9। तो क्या था हमारे पास, दो रेशियो थी, दो फ्रैक्शन में रेशियो थी। अगर हम इसको इस तरह लिखें तो ये 10/9 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, दो को हमने सिंपल एक रेशियो में कन्वर्ट कर दिया। इसको क्या कहते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म कहते हैं। ठीक हो गया, यानी दो फ्रैक्शन को एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना। अब इसी तरह सेकंड क्वेश्चन को देखें, 4/5 3/4। अब देखें फिर ये वही चीज है, 5 पर कोई टेबल नहीं जाता है, 4 पर जाता है, लेकिन दोनों पर टेबल जाना चाहिए, तो फिर हम उसका एलसीएम और तरीके से आता है। लेकिन अगर दोनों पर कोई टेबल नहीं जाता है, एक पर जाता है एक पर नहीं जाता है, फिर भी हम इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 को हम 4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो आंसर क्या आया 20। अब 20 को पहले इस फ्रैक्शन से ही मल्टीप्लाई करना है, 20 को फिर इस फ्रैक्शन से ही मल्टीप्लाई करना है। अब 5 को 20 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो हमारे पास इधर आंसर आता है 4, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आ गया 16 आ गया। अब इस तरह 4 को 20 पे डिवाइड करें तो आंसर आएगा 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 तो ये 15, तो ये को 16:15। तो इसको हम फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो ये फ्रैक्शन में लिख देते हैं 16/15। तो ये लोवेस्ट फॉर्म भी हो गई, और फ्रैक्शन में अगर कहे तो फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट भी इसको कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें 5/6 रेशियो 7/10। अब देखें 6 पे भी 2 का टेबल जाता है, 10 पे भी 2 का टेबल जाता है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों पे टेबल जाता है। अब इसका एलसीएम, एलसीएम लेने का एक और आसान तरीका है, जब इस तरह की वैल्यू आ जाए तो हम क्या करते हैं, 6 भी लिखते हैं और 10 भी लिखते हैं। अब दोनों पे टेबल कौन सा जाता है, पहले सबसे पहले कम वाला टेबल 2 वाला, 2 3 are 6, 2 5 are 10। अब देखें 3 पर भी कोई टेबल नहीं जाता है, 5 पर भी कोई टेबल, जब 3 5 are 15, 15 2 are क्या आ जाएगा 30, यानी इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 30। ये एलसीएम निकालने का तरीका है। तो 30 एलसीएम आ गया, तो 30 को क्या करेंगे, हम पहली वैल्यू से ही मल्टीप्लाई करेंगे और 30 को दूसरी वैल्यू से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 5 are 30, 5 5 are 25 हो जाएगा, 10 3 are 30, 3 7 are 21। तो ये क्या बन गई, रेशियो 25/21। फ्रैक्शन में लिखें तो 25/21 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, 13/40 3/20। अब फिर देखें 40 और 20 आ गया, दोनों पे टेबल जाते हैं, तो दोनों को हम जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 40 है और 20 है। तो इसका एलसीएम अगर हम जब लेते हैं तो एलसीएम लेने के लिए पहले कम वाला टेबल ले जाया करें, 2 20s are 40 एंड 2 10s are, फिर 2 वाला टेबल जाता है इस पे, 2 10s are 20 एंड 2 5s are 10। अब इस पे भी 2 वाला दोबारा जाता है, तो 2 5s are 10, इस पर नहीं जाता है तो 5 ऐसे का वैसे। अब देखें हमारे पास क्या आ जाएगा इसमें,
अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें, अब इस दोनों पे 5 वाला टेबल जाता है तो ये 5 वाला टेबल ले जाएं दोनों पे। 5 1 जार 5, 5 1 जार 5। देखिए 5 2 जार 10, 10 2 जार 20, 22 जार 40। तो इसका एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा? 40 एलसीएम आ जाएगा। फिर देखें, देखो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 10 आ जाएगा। 10 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करें 20 आ जाएगा। 20 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 40 आ जाएगा। तो इसका एलसीएम हमारे पास क्या आया? 40 आ गया। तो 40 को इस पहली रेशो से ही मल्टीप्लाई करना है, 40 को इस दूसरी रेशो से ही मल्टीप्लाई करना है। अब इसको कैंसल आउट करें तो 40 से 40 को कैंसिल करें तो 1 आंसर आता है। 1 13 जार 13 हो जाएगा। 20 को 40 पे डिवाइड करें तो आंसर 2 आ जाएगा। 2 3 जार 6। तो इस तरह ये रेशियो भी हमारे पास क्या हो जाती है? सिंप्लीफाई हो जाती है। इसके इस तरह अगर 5 करें, 6 करें, 7 8 9, बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह के क्वेश्चन है। ये आपने खुद करने हैं। अगर फिर भी समझ ना आए तो फिर जो कोऑर्डिनेटर साहब हैं आपके, उसको आप मैसेज कर दें, वॉइस मैसेज। उसको वो हमें वॉइस मैसेज करेंगे, फिर हम उसका आपको आंसर दे देंगे, वीडियो की शक्ल में देंगे या वॉइस मैसेज में देंगे, आपको फिर समझा देंगे। लेकिन आपने ये करना ज़रूर है। जो मैंने छोड़ दिए क्वेश्चन, ये लिखे हुए हैं आपके सामने, ये मैंने छोड़ दिए, ये आपने खुद करने हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा डे जो है 3 है ये मुकम्मल हो जाएगा। जी स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज 5 मई है, यानी डे 3। तो हम अपना उर्दू का पीरियड शुरू करते हैं। जी बेटा, हम यहाँ से पढ़ेंगे। कल हमने यहाँ तक पढ़ा था, आज हम यहाँ से पढ़ेंगे। अलगू को आए दिन अदालत से वास्ता रहता था। कानूनी आदमी थे, जुम्मन से जरा करने लगे। एक एक सवाल जुम्मन के दिल पर हथौड़े की ज़रब की तरह लगता था। हथौड़े की ज़रब की तरह लगता था। ज़रब होता है जोर से मारना। जुम्मन हैरत में थे, अलगू को क्या हो गया है? अभी तो ये मेरे साथ बैठा कैसे मजे मजे की बातें कर रहा था। इतनी देर में ऐसी क्या अकाया पलट हो गई कि मेरी जड़ खोदने पर आमादा है। अच्छी दोस्ती निभाई। जरा खत्म होने के बाद अलगू ने फैसला सुनाया। लहजा नहायत संगीन और तहकमाना था। शेख जुम्मन, पंचों ने इस मामले पर अच्छी तरह गौर किया है। ज्यादती सरासर तुम्हारी है। खेतों से माकूल नफा होता है। तुम्हें चाहिए कि खालाजान के माहवार गुजारे का बंदोबस्त कर दो। इसके सिवा और कोई सूरत नहीं। अगर तुम्हें यह मंजूर नहीं तो हिब्बानामा मनसूख हो जाएगा। जुम्मन ने फैसला सुना और सन्नाटे में आ गया। अहबाब से कहने लगा, भाई इस जमाने में यही दोस्ती है कि जो अपने ऊपर भरोसा करे उसकी गर्दन पर छुरी फेरी जाए। इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ें हिला दी। तनावर दरख्त हक का एक झोंका भी सह न सका। वो अब भी मिलते थे, मगर वो तीरो सुपर की तरह। यानी तीरो सुपर का मतलब होता है कि वो जो तीर और उसके आगे वो बचाव वाला एक वो होता ना, यानी एक दूसरे के साथ बहुत शदीद दुश्मन थे, ये आप कह सकते हैं। जुम्मन के दिल से दोस्त की गद्दारी का ख्याल दूर ना होता था और इंतकाम की ख्वाहिश चैन ना लेने देती थी। खुशकिस्मती से मौका भी जल्द मिल गया। अलगू चौधरी पिछले साल मेले से बैलों की एक अच्छी गोइयां माल लाए थे, यानी बैल खरीद कर लाए थे। गोइयां दो बैल लाए थे। पिछाई नस्ल के खूबसूरत बैल थे। महीनों तक कुर्बो जवार से लोग इन्हें देखने आते रहे। इस पंचायत के 1 महीने बाद एक बैल मर गया। जुम्मन ने अपने दोस्तों से कहा, यह दगाबाजी की सजा है। इंसान सब्र कर जाए मगर खुदा नेको बद देखता है। अलगू को अंदेशा हुआ कि जुम्मन ने इसे जहर दिलवाया है। इसके बरक्स चौधराइन का ख्याल था कि इस पर कुछ कराया गया है। चौधराइन और फहमीन एक दिन जोरों शोर से चौधराइन और फहमीन में एक दिन जोरों शोर से ठनी। दोनों खवातीन ने रवानी बयान की नदी बहा दी। तशबीहात और इस्तारात में बातें हुई। यानी इसको हम ये कह सकते हैं कि वो दोनों, एक ठनी का मतलब हुआ कि एक दिन दोनों की जबरदस्त किस्म की लड़ाई हुई। यानी फहमीन तो जो कि जुम्मन की बीवी थी और चौधराइन जो है वो अलगू की बीवी थी। दोनों की बीवियों में लड़ाई हुई। दोनों बड़े जोरों शोर से एक दूसरे के ऊपर उन्होंने जो है तंज के तीर चलाए। तशबीहात और इस्तारात में बातें हुई, यानी एक दूसरे के ऊपर जो है वो तंज किए गए। बारे जुम्मन ने आग बुझा दी। यानी इस दफा जुम्मन ने आया और उसने लड़ाई खत्म की, बीवी को डांटा और रजमगाह से हटा ले गया। रजमगाह कहते हैं जंग के मैदान को। इधर अलगू चौधरी ने अपने डंडे से चौधराइन की शीरी बयानी की दाद दी। यानी अलगू चौधरी ने डंडे से मारा अपनी बीवी को। एक बैल किस काम का? उसका जोड़ बहुत ढूंढा मगर ना मिला। नाचार इसे बेच डालने की सलाह हुई। सलाह मतलब कि इस बात का इरादा कर लिया गया कि बैल बेच दें। गांव में एक समझू सेठ थे। वो यक्का गाड़ी हाँकते थे। यक्का गाड़ी पता है ना आपको?
वो एक आगे बैल या ऊंट या गधा होता है और पीछे एक जो है वो एक लंबा सा रेड़ा सा होता है जिसके ऊपर जो है वो लोग सामान उठाकर लेके जाते हैं मंडी में। गांव में गुड़ घी भरते और मंडी ले जाते, यानी गांव में गुड़ बनता, घी बनता था और मंडी ले जाते थे। मंडी से तेल नमक लाद कर लाते और गांव में बेचते थे। इस बैल पर उनकी तबीयत लहराई, यानी बैल बहुत अच्छा था तो वो सोचा इसे ले लूं। दाम के लिए 1 महीने का वादा हुआ। चौधरी भी गर्जमंद थे, घाटे की कुछ परवाह ना की। समझू ने नया बैल पाया तो पांव फैलाए। दिन में 3-3 4-4 खेवे करता का मतलब होता है 3-3 4-4 फेरे लगाता, मतलब 3-4 दफा वो गांव से मंडी, मंडी से गांव, गांव से मंडी, मंडी से गांव, इस तरह वो आता जाता था 3-3 4-4 दफा। ना चारे की फिक्र थी ना पानी की, बस खेवों से काम था। मंडी ले गए, वहां कुछ सूखा भूस डाल दिया और गरीब जानवर अभी दम भी ना लेने पाता था कि फिर जोत दिया। यहां तक करेंगे हम आज तीसरे दिन रीडिंग। जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे इसके सवालात के जवाबात जो आज मुकम्मल हो जाएंगे। सवाल नंबर 7 देखें। समझू सेठ ने अलगू चौधरी से खरीदे हुए बैल के साथ क्या सलूक किया? जवाब है समझू सेठ ने खरीदे हुए बैल के साथ निहायत बुरा सलूक किया। दिन में 3-3 4-4 खेवे करते, न चारे की फिक्र थी न पानी की, बस खेवों से काम था। बैल को मंडी ले जाते, वहां कुछ सूखा भूस डाल दिया, अभी बैल दम ना लेने पाता था कि फिर जोत दिया। बेचारे बैल का बुरा हाल हो गया। आखिरकार बैल एक दिन ऐसा गिरा कि फिर ना उठा। ये है इसका जवाब। सवाल नंबर 8 देखें। अलगू चौधरी और समझू सेठ ने कौन सा तनाजा पंचायत के सामने पेश किया? समझू सेठ का बैल मर गया तो उसने अलगू चौधरी को बैल की कीमत देने से इनकार कर दिया, इसलिए दोनों में तकरार हो गई और मुकदमा पंचायत के सामने पेश कर दिया गया। सवाल नंबर 9 है। शेख जुम्मन ने फैसला सुनाते हुए इंसाफ के असूलों को कहां तक पूरा किया? जवाब है शेख जुम्मन ने बहुत गौर से फैसला सुना, बहुत गौर से मुकदमा सुना और अपनी अजीमुशान जिम्मेदारी का एहसास करते हुए फैसला सुनाया। हक और रास्ती इंसाफ के असूलों को, रास्ती के होगा, हक रास्ती इंसाफ के असूलों को मुकम्मल तौर पर पूरा किया। बस इतने से आपने 3 सवाल याद करने हैं और इसको लिखना है। स्टूडेंट्स, आज हम डे 3 का काम स्टार्ट करेंगे और डे 3 में हमारे पास तफसीली सवाल में से सवाल नंबर 3 होगा जो हम अभी पढ़ेंगे डिटेल के साथ। स्टूडेंट्स, सवाल है हमारा कि शमसी सेल से क्या मुराद है। तो ये छोटा सा सवाल है और ये पेपर में आ भी जाता होता है आपके बोर्ड के पेपर में। तो शमसी सेल से क्या मुराद है, इसका जवाब है शमसी सेलों की मदद से शमसी तवानाई बराह रास्त बरकी सेलों में जो है वो पाई जाती है। शमसी सेल सिलिकॉन की पतली प्लेटों से बनाया जाता है। जब सूरज की शुआएं इन सेलों पर पड़ती हैं तो ये सेल इन जो है वो शुआओं को बराह रास्त तवानाई में तब्दील कर देते हैं। ऐसे शमसी सेल घड़ियों, कैलकुलेटरों और खिलौनों में इस्तेमाल होते हैं। यानी कि जो शमसी आपको बता रहा है कि जो सेल होते हैं वो आपके जो छोटे मोटे खिलौने होते हैं जो सेलों पर चलते हैं, और इसके अलावा जो हमारी जो घड़ियाँ होती हैं इनके अंदर जो सेल यूज़ किया जाता है वो भी आपको बता रहा है कि उसमें जो एनर्जी है वो शमसी सेल से हासिल होती है। और इस तरीके से जो कैलकुलेटर के अंदर आपके जो सेल यूज़ होते हैं उसके अंदर भी हम शमसी तवानाई का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सवाल आपने बड़े अच्छे तरीके से, छोटा सा सवाल है, इसको आपने याद करना है और अपनी नोटबुक्स के ऊपर बड़े अच्छे तरीके से खुश खाता आपने लिख लेना है। तो इस तरह हमारा डे 3 का जो काम है वो भी मुकम्मल हुआ।